आज का विषय है थैलेसेमिया यानी खून की बीमारी और एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं शहर की जानी मानी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा जी हरवाणी। जिस बीमारी की हम चर्चा कर रहे हैं इसमें बच्चे में खून की कमी होती है, बार बार खून दिया जाता है और जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से उसकी वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट रुकी होती है। बच्चा अपनी उम्र से काफ़ी छोटा दिखाई देता है। तो मित्रों, इन शारीरिक लक्षणों के अलावा अब गौर कीजिए उस परिवार पर, उन माता पिता पर जिनकी ये संतान है जो अपनी उम्र से काफ़ी कम दिख रहा है। जहाँ ये अपनी क्लास में बाकी बच्चों से छोटा दिखाई दे रहा है, कहीं सामाजिक फंक्शन वगैरह जाता है तो उपहास का पात्र बनता है और माता पिता को बार बार ये जवाब देना पड़ता है कि बच्चा जो आप 4 साल का बताए 2 साल का क्यों दिख रहा है। जहाँ बच्चे में इन सब मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उसका शिकार हो रहा है और अगर बड़ा होता है तो उसे अपने आगे की शिक्षा और रोजगार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं माता पिता में अनचाही तौर पर एक अपराध भावना होती है कि हमारे रहते हमारे बच्चे को ये तकलीफ हुई है। वैज्ञानिक प्रगति के रहते अब ये चीज़ संभव हो चुकी है कि हम इस बीमारी का पता माता पिता या अन्य रिश्तेदारों में लगा सकते हैं और उचित कदमों से इसको हम रोक सकते हैं। लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे कि जब बीमारी हो गई है, भले दुर्भाग्य से, तो इन बच्चों को हम किस तरह से उसका उपचार करें ताकि वे सामान्य बच्चों जैसी ज़िंदगी जी सके। इस बारे में आपकी क्या सलाह है? ट्रीटमेंट पार्ट में सबसे पहले तो उन्हें जैसे खून की कमी काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में होती है तो बार बार ब्लड देना पड़ता है। नॉर्मली 2 महीने से 6 महीने के अंतराल में आवश्यकता अनुसार उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। बार बार ब्लड देने के कारण उनके जो विभिन्न ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि लीवर, स्प्लीन, हार्ट, इसमें अतिरिक्त लौह तत्व जमा हो जाते हैं और उसके कारण ऑर्गन्स डैमेज भी हो सकते हैं। इसलिए इन अतिरिक्त लौह तत्व जिन्हें हम आयरन कहते हैं उसे शरीर से बाहर निकालना बेहद ज़रूरी होता है। तो उसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट से निकालना पड़ता है जिसे चिलेशन थेरेपी कहते हैं। ये पहले इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती थी पर अभी ओरली भी दे सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट है, जैसे अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आजकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये कंप्लीट क्योर करता है बीमारी को, पर ये काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है और कुछ सिटीज़ में ही उपलब्ध है। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे एक तो महंगा है और इसमें रिस्क काफ़ी रहती है। और इस थैलेसीमिया मेजर में जैसे पहले बात हुई थी कि इसमें स्प्लीन की साइज़ बड़ी हो जाती है। जब बच्चों में स्प्लीन की साइज़ काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में बड़ी हो जाती है तो ऑपरेशन के जरिए इसे निकालने से उन्हें कुछ हद तक फ़ायदा होता है। मित्रों, चूँकि बीमारी खून से संबंधित है और इसका मुख्य लक्षण खून की कमी है तो पूरी तरह से कोशिश की जाती है कि बच्चे में खून में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है एक निश्चित सीमा तक रहनी चाहिए। इससे इसकी बार बार जांच होती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो बच्चे को खून दिया जाता है। जैसे मैम बता रहे हैं कि जो खून के साथ में अतिरिक्त आयन शरीर में जमा हो रहा है उसको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। काफ़ी खर्चीली प्रक्रिया है और इसके लिए बच्चे को खून के अलावा इंजेक्शन दिए जाने होते थे। अब ये गोलियों के माध्यम से संभव है। क्योंकि जहाँ से खून बन रहा है वो खून ही डिफेक्टिव है, वहाँ पर डिफेक्ट है, तो इसका पूरी तरह से उपचार तब होगा कि जो खून जहाँ से बन रहा है उस फैक्ट्री को अगर हम दुरुस्त कर दें। और खून हमारे शरीर में बनता है उसे कहते हैं बोन मैरो। अगर किसी तरह से हम उस बोन मैरो को नॉर्मल बना दें, और ये संभव है कि किसी नॉर्मल व्यक्ति की बोन मैरो रुग्ण में जो मरीज है उसके अंदर प्रत्यारोपित करें, ट्रांसप्लांट कर दें। जो बात सुनने में काफ़ी आसान लगती है उतनी आसान नहीं है। मैम ने बताया कि ये कुछ एक हायर सेंटर्स में अवेलेबल है और खर्चीली प्रक्रिया है। इसके बाद भी बच्चों को काफ़ी दवाइयाँ होती है, काफ़ी सावधानियाँ लेनी पड़ती है, इसलिए अभी आम जनता तक ये सेवा सुलभ नहीं हो पाई है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में शायद ये हर बच्चे तक पहुंच सके। जहाँ तक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का सवाल है तो इतिहास बताता है कि हमारे देश में इसकी शुरुआत सबसे पहले टाटा हॉस्पिटल मुंबई में हुई थी 1980 के दशक में।
और बाद में धीरे धीरे चलते दिल्ली, कोलकाता और शहर के अन्य सेंटर्स में भी ये सुविधा उपलब्ध हुई है। और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिस समय हम बता रहे हैं कि खून की कमी के चलते इन बच्चों में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट रुकती है, इस कारण इनमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है, इनकी भूख कम हो जाती है और इनको बार बार इन्फेक्शन संक्रमण हो सकता है, बच्चे बार बार बीमार हो सकते हैं। और जिस तरह इनको बार बार खून दिया जा रहा है तो खून से संबंधित बीमारियां इनमें ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यूँ तो देश का हर बच्चा, उसे हर तरह से वैक्सीनेशन, लस या टीका मिलना चाहिए, लेकिन इन बच्चों को पूरी तरह से हर टीका मिलना चाहिए ताकि बाकी संक्रमण इन्फेक्शन तो बच ही सके, लेकिन खून से जो ट्रांसमिट हो सकते उन इन्फेक्शन का पूरी तरह बचाव हो। दूसरी बात है, इनके लिए बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन या पोषण बहुत ज़रूरी है। आयरन से संबंधित जितने पदार्थ है उसका इन्होंने सेवन टालना चाहिए। हम लोग जब इन बच्चों को देखते हैं तो उस पर फाइल पे लिख देते हैं कि नो आयरन प्लीज़, क्योंकि पहले ही खून के कारण इनके अंदर आयरन जमा हो रहा है। और अगर कोई आदमी देखता है, कोई डॉक्टर देखते हैं कि बच्चे में खून की कमी है, तो जो हमारे देश में सबसे प्रचलित खून की कमी आयरन डेफिशिएंसी में हो सकता है कि आयरन लिखा जाए, तो इनके ऊपर स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है, मरीज को उनके रिश्तेदारों को बताया जाता है कि यह थैलेसीमिया कारण है। तो इन पर्याप्त सावधानी और दिशा निर्देशों का मरीज ने और उनके रिश्तेदारों ने पूरी तरह से पालन करना जरूरी है। और सबसे गंभीर जो इस ट्रीटमेंट का पार्ट है, जो अक्सर उपेक्षित रह जाता है, वो होता है इन्हें मनोवैज्ञानिक आधार देना, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना। अंधेरा पूरी तरह से छाया नहीं है, कहीं ना कहीं एक रोशनी की किरण है। अब तक के जो चिलेशन थेरेपी जिसका मैंने उल्लेख किया था, सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में हुआ करती थी, कुछ एक सेंटर्स पे हुआ करती थी, अब ये गोलियों के माध्यम से कई एक सेंटर्स में निःशुल्क भी उपलब्ध होनी शुरू हुई है। मैंने आपने बहुत आसान तरीके से इस बीमारी की चर्चा की है, और जितनी गंभीर बीमारी के हम लोग दर्शकों सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि बीमारी उनमें हो। तो इसकी रोकथाम और बचाव के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस बीमारी की रोकथाम बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर फैमिली में कोई बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो जाए तो वो न सिर्फ बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए और पूरे परिवार के लिए काफ़ी कष्टों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए रोकथाम के लिए सबसे पहले एक जो रहता है काउंसलिंग, प्री मैरिटल काउंसलिंग, मीन्स विवाह पूर्व लड़का और लड़की दोनों की थैलेसीमिया माइनर के लिए ब्लड टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में थैलेसीमिया माइनर पॉजिटिव बताते हैं तो ऐसे टाइम पर विवाह रोक देना बेहतर है, क्योंकि अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर पॉजिटिव हैं तो उनके बच्चों में कुछ बच्चों में थैलेसीमिया मेजर होने की संभावना होती है। और अगर एक थैलेसीमिया माइनर है और एक नॉर्मल है तो ऐसे टाइम पे विवाह कर सकते हैं। आजकल क्या लोगों में, मैं तो कहती हूँ कि जैसे आजकल पेरेंट्स विवाह के लिए लड़का या लड़की की जन्म कुंडली मांगते हैं या फिर ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट मैच करते हैं, तो उसके साथ साथ ये थैलेसीमिया माइनर की रिपोर्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। और थैलेसीमिया माइनर जो है, ये थैलेसीमिया जो बीमारी है, ये कुछ जातियों में ज़्यादातर कॉमनली पाई जाती है। वो जो कुछ जातियाँ हैं वो हैं सिंधी, पंजाबी, लोहाना, गुजराती, मुस्लिम, बोरा और सारस्वत ब्राह्मण। तो इन जाति के लोगों ने तो इस रोग की रोकथाम के लिए विवाह पूर्व लड़का लड़की दोनों का ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। ये तो डॉक्टर हरवानी मैडम जिन जातियों की चर्चा कर रही हैं कि इन लोगों ने इस बीमारी के प्रति जागरूक होना चाहिए, और यही कारण है कि हमारी भारतीय समाज व्यवस्था में गोत्र में जो विवाह टाले जाते हैं उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि कुछ एक आनुवंशिक जो बीमारियां हैं, अगर समान गोत्र में समान रिश्ते रखने वाले लोग टालें तो इन बीमारी से बचा जा सकता है। और एक अगर इनकेस कभी विवाह हो जाता है, विवाह के बाद
जांच की जाती है और जांच में पता पड़ता है कि पति पत्नी दोनों को थैलेसीमिया माइनर है, तो ऐसे टाइम पे जब पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो उसका 3-4 महीने के अंदर बच्चे का टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर बच्चा थैलेसीमिया मेजर पॉजिटिव निकलता है तो उन्हें एबॉर्शन कराना, गर्भपात करा लेना चाहिए, तो वो आगे की जो बच्चे की परेशानी है और पूरी फैमिली जो डिस्टर्ब हो जाती है उससे बच सकते हैं। मैं आपने एक बहुत आसान तरीके से इस बीमारी के बारे में जो मार्गदर्शन किया उसके लिए हम आपके आभार मानते हैं, लेकिन एक जिस तरह से बार बार एक शब्द निकल रहा है कि समाज में इसके प्रति एक चेतना होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि इसके लिए हमने किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए? एक्चुअल में सबसे पहले तो अवेयरनेस जो आप बोल रहे हैं, जैसे सभी लोगों में इस बीमारी का अवेयरनेस रहना चाहिए। उसके लिए बहुत लोग आजकल ऐसा समझते हैं, अगर समझ लो थैलेसीमिया माइनर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट बताई जाती है तो कहते हैं उसका ब्लड खराब है, पर ऐसा नहीं रहता है। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि देश के जाने माने सुपरस्टार फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, उन्हें भी थैलेसीमिया माइनर है, पर वो तो अपनी खुशहाल ज़िंदगी, सक्सेसफुल लाइफ और पूरे अच्छे से जी रहे हैं। लोगों के लिए आदर्श है, सदी के महानायक के नाम से उनको जाना जाता है। एक आदर्श है। और ऐसा ही जीवन जो है, नॉर्मल जीवन एक और व्यक्ति बिता रहा है, वो मैं खुद हूँ। आप भी एक आदर्श हैं। और अवेयरनेस के लिए आजकल काफ़ी देशों में जो है थैलेसीमिया सोसाइटी बन गई हैं, और अमरावती में सिंधी समाज ने भी थैलेसीमिया सोसाइटी बनाई है। और इसके ज़रिए वो उनका 2 उद्देश्य है। एक तो पहले थैलेसीमिया मेजर जो चाइल्ड हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, और उसके बाद जो काफ़ी सारे कैंप्स लेते हैं, उससे उनमें थैलेसीमिया माइनर की जांच की जाती है, और जो पॉजिटिव निकलते हैं उनको बुला के उनकी काउंसलिंग करते हैं, और उन्हें बता दिया जाता है कि उनके विवाह के पहले वो अपने पार्टनर का टेस्ट ज़रूर कर लें। तो इससे इस रोग को रोका जा रहा है। दर्शकों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज डॉक्टर आशा हरवाणी मैम ने हमें दिया है कि थैलेसीमिया सोसाइटी का निर्माण पर्याप्त जन जागृति के लिए किया जा रहा है, और सामान्य तौर पर हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि फिर सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। हमारे मित्र बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अद्वैत जी पानट से इस विषय में बात हुई तो उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने 4 रीजनल सेंटर्स इन्हीं बीमारी के चलते स्थापित किए हैं, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस तरह का एक सेंटर अमरावती में कार्यरत है। यहाँ पर न केवल थैलेसीमिया बल्कि सिकल सेल और हीमोफीलिया, ये सब खून से संबंधित बीमारियाँ हैं। इनके जो मरीज होते हैं इनको यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है, उनका नाम लिखा जाता है, और उन्हें निःशुल्क ब्लड दिया जाता है, आगे की जांच की जाती है, और जो चिलेशन थेरेपी, जो एक्स्ट्रा हमारे शरीर में आयन जमा हो जाता है, उसको निकालने की जो दवाइयाँ होती हैं आमतौर पर काफ़ी महंगी होती है, ये भी इन्हें निःशुल्क दी जाती है। और जिस बात की मैम चर्चा कर रही हैं कि आगे जब इसकी काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग का भाग भी यहाँ पर निःशुल्क किया जाता है। निश्चित तौर से हमारे ये सभी साथी अभिनंदन के पात्र हैं। हम लोग चर्चा के अंतिम मोड़ पर हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को हमारे एक्सपर्ट के व्यक्तित्व का और स्वभाव का वो पहलू प्रस्तुत करते हैं जो आमतौर से लोगों के सामने नहीं आता। ये उनकी सूचना का काम करता है और शायद प्रेरणा का भी काम करें। जिस तरह के बिजी शेड्यूल में आप रहती हैं, और मैं महिलाओं की अक्सर इसलिए बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ कि उन्हें अपने प्रोफेशनल फ्रंट के अलावा घर का भी काम करना होता है और समाज का भी काम करना होता है। इतने बिजी शेड्यूल में आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कौन सा शौक अख्तियार करती हैं, कौन सी हॉबी आपकी? मैं डांस मेरा एक हॉबी है, मेरा पैशन है, और डांस करके मैं अपने आप को काफ़ी रिलैक्स महसूस करती हूँ, तरोताज़ा भी महसूस करती हूँ, और डांस करने के बाद काफ़ी स्ट्रेस जो रहते हैं डे टू डे लाइफ में वो काफ़ी हद तक फ्री हो जाती हूँ उससे मैं। और सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि जब कभी भी मेरी बॉडी में कुछ पेन होता है और मैं इसको एक डांस के ज़रिए थोड़ी देर के लिए वो पेन भूल जाती हूँ। ये सबसे मज़ेदार बात होती है मेरे लिए, सबसे अच्छी बात होती है। निश्चित तौर से तो सभी हमारे दर्शकों के लिए भी एक मैसेज है कि जो भी शौक आप पालते हैं उसमें आप तन मन धन से डूब जाइए,
तो अगर कहीं की आपकी शारीरिक मानसिक व्यथा है, कोई अगर पीड़ा भी है, आप उसको पूरी तरह से भूल जाएंगे। और मित्रों, जहाँ मैम ने बात की है कि डांस या नृत्य जो चीज़ होती है, तो विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि आप जब अपने काम में बहुत देर तक एक स्थान पर बैठे हैं तो कुछ देर के लिए वहाँ से हट जाइए, अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए कोई एक्सरसाइज कीजिए। तो निश्चित तौर से प्रश्न उठता है कि फिर हम कहीं जिम जाएं या कहीं दूसरी जगह जाएं कि हमको तो काम इतना है। तो विशेषज्ञ का मानना है कि आप कुछ ना करें, आप अपनी जगह से उठ के थोड़ी देर एक हल्के सी म्यूज़िक पर थिरक लें, पाँव थिरका लें। मैम की तरह अगर आप नृत्य कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है कि जो आपको तरोताज़ा करेंगे, फ्रेश करेंगे, आपके बॉडी को फिर से स्फूर्ति और ऊर्जा प्रदान करेंगे। दर्शकों, एक बहुत ही सार्थक चर्चा थैलेसीमिया यानी खून की बीमारी पर आज डॉक्टर आशा हरवाणी जी मैडम के साथ में संपन्न हुई। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की कि कार्यक्रम आपको रोचक, दिलचस्प और जानकारी देने वाला बने। लेकिन कार्यक्रम आपको कैसे लगा, ये आपकी प्रतिक्रियाओं द्वारा हमें पता चलेगा। तो आपकी प्रतिक्रिया, सुझाव और विचारों का हमेशा से हम स्वागत करते हैं। और आप स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर से या तो हमसे प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप द्वारा हमें मैसेज कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को हमेशा एक शुभकामना देते हैं कि आपका आने वाला कल आज से अधिक सुखदायक और मंगलमय हो। समय की घड़ी हमें सूचित कर रही है कि अब विदा का समय आ गया है। तो अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।